तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सहायक जेल अधीक्षक यानी कि डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 20 नंबर की हिंदी आने वाली है। अभी तक तो भाई यही होता रहा है, लेकिन एमपीएसआई में आपने देखा है एमपीएसआई में कुछ पता ही नहीं चला, कहीं हिंदी ज़्यादा दे रहे हैं तो इंग्लिश कम कर दे रहे हैं, इंग्लिश ज़्यादा दे रहे हैं तो आपका मैथ ज़्यादा दे रहे हैं, तो उधर इस तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया है। लेकिन अभी तक ऐसा होता है कि आपके इस एग्जाम में 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उसी आधार पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो हिंदी को इस बार हल्के में मत लेना, क्यों? क्योंकि अभी एमपीएसआई के एग्जाम में क्या हुआ, लोगों ने ये सोचा था कि हिंदी जो है वो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएंगे। लेकिन एपटेक जो नई कंपनी आई है उसने खेला खराब कर दिया, उसने हिंदी के लेवल को अप कर दिया, यानी कि हिंदी साहित्य के प्रश्न ज्यादा पूछ दिए, जिसकी वजह से हिंदी में भी लोगों के कम नंबर आए। और आपने देखा कि 60, 62, 65 तक में अच्छे अच्छे स्कोरधारी जो है वो सिमट करके रह गए हैं। तो अपन को भी तैयारी उस लेवल की करनी है कि भाई अपन हिंदी में से 20 नंबर लेकर के आए, यानी कि अपन को साहित्य के प्रश्नों को ज्यादा करना रहेगा और कठिन प्रश्नों की ओर जो है अपन को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी लेवल की आपको हम तैयारी करवाने वाले, यानी कि एपटेक बेस्ड जो प्रश्न हैं वही आपके लिए हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे हम। इससे पहले जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिसमें एमपीएसआई में आए हुए रीसेंट प्रश्नों को हमने कवर किया है। ठीक है, अब चलो शुरुआत करते हैं। चलिए भैया आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लगातार आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलती रहेंगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। चलिए पहला प्रश्न देखिए, तो हिंदी साहित्य के इतिहास यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किस विद्वान ने दिया? किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल संस्कृतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। इनको घुमक्कड़ लेखक के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी घूमा करते थे हर जगह जाकर के, वहां की चीजों को एब्जॉर्ब करके फिर उसके आधार पर अपना साहित्य का निर्माण करते थे। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं, इस प्रश्न के बारे में देख लीजिए। तो राहुल संस्कृतायन ने सिद्धों की रचना और सामंतों की स्तुति के आधार पर आदिकाल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल नाम दिया। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। दोनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें, अभी आपने देखा है एमपी पुलिस का भी कल ही रिजल्ट आया है। ठीक है, और उसमें अपने जो धुरंधर थे उन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। जिन लोगों ने एमपी पुलिस के सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे उनको काफ़ी फायदा हुआ था। 85, 88 नंबर यहाँ पर लोगों के देखने को मिले हैं। ठीक है, ना केवल एमपी पुलिस बल्कि एमपी आबकारी में भी आप देखेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे उन्होंने कितना स्कोर किया। यहाँ पर देखिए कल इनका स्कोर आया, मतलब इनका क्वालिफाई हो गए हैं ये। इन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी हमको भेजा था और इन्होंने बताया था सर 85 नंबर आए, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। एमपी तो पूरी फंसी थी। इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे, ये सुपर सिलेक्शन नोट्स के आपको फोटो भी दिखाई दे रहे होंगे, एमपी पुलिस भर्ती वाले ये सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं। इन्होंने इससे तैयारी की थी, 85 नंबर आए थे। एपटेक में 85 नंबर, आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर है ना। तो ये 85 नंबर पहले के 90-92 के बराबर है, क्योंकि अब लेवल जो है वो थोड़ा सा अप हो गया है। ठीक है, तो इनके 85 नंबर आए थे। हमने भी कहा भैया देखो हमने आपको नोट्स दिए हैं, लेकिन मेहनत तो भाई आपकी है ना। अब नोट्स लेकर के उसको रखो और बस देखते रहो तो देखने से तो याद होगा नहीं ना, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो इन भाई ने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छा स्कोर भी इन्होंने 85 किया है। ठीक है, अब यहीं पर हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए एक और दूसरे भाई हैं, ये देखिए, तो इनके भाई इनके इस बार भी 85 आए हैं, पिछली बार भी 85। काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स दिया था। नाम इनका विवेक शर्मा एतार है, भिंड के रहे, मतलब विवेक शर्मा नाम है, एतार भिंड के रहने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही आबकारी में भी इनके 81 नंबर आए हैं। आबकारी के भी सुपर नोट्स लिए थे, आबकारी में 81 नंबर। आबकारी में तो लोगों के 70 नंबर भी आने बहुत मुश्किल हो गए थे, इनके 81 नंबर आए हैं। इनके पिछली बार भी एमपी पुलिस में 85 थे और इस बार भी इनके एमपी पुलिस में 85 नंबर आए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमने जो है इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल भी दिया है, आप लोग चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो सारे शॉर्ट वीडियो में हमने इन लोगों के बारे में बताया है जिन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो अब आपके सामने क्या है, आपके सामने अब एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के एग्जाम है। तो डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार हो चुके हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जीके जीएस एमपी जीके साइंस इंग्लिश मैथ रीजनिंग हिंदी भी इसमें रहेगा। ठीक है, तो इन सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 189 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ में जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे वो सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको
आपको हम साथ ही साथ में देते चलेंगे। ठीक है, अब ये नोट्स प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर देखिए 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हम सेंड कर देंगे और आपको MP डिप्टी जेलर के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स और जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते रहेंगे। अभी से तैयारी में लग जाओ, अभी आपके पास में समय है। एग्जाम सारे अपने टाइम टू टाइम हो रहे हैं। इसके बाद में एक और एग्जाम है, शायद सब ग्रुप 2 का एग्जाम है। उसके बाद में आपका यही जेल पहरी का एग्जाम आने वाला है और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। इसमें मैथ के जो नए नोट्स हैं उसमें हमने प्रश्नों की संख्या ज़्यादा की है। जो अभी एप्टेक ने रिसेंट मैथ के प्रश्न कराए हैं, मैथ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछ रहे हैं ना, तो आप चाहना तो उसकी फोटोकॉपी मत निकलवाना, क्योंकि उसमें पेजों की संख्या ज़्यादा है। पेजों की संख्या ज़्यादा इसलिए कि हर टॉपिक के हमने काफ़ी ढेर सारे प्रश्न उसमें सॉल्व कराए हैं ना, तो आप प्रश्न सॉल्व कर लेना आराम से, कोई उसकी फोटोकॉपी निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। निकलवाना चाहो तो निकलवा लेना, लेकिन पैसे ज़्यादा लग जाएंगे ना, तो आप केवल प्रश्न कर लेना। बाकी सारे सब्जेक्ट के आप चाहो तो फोटोकॉपी निकलवा सकते हो इंग्लिश वगैरह के, या फिर आप आराम से मोबाइल में या फिर लैपटॉप में पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, सारी बातें समझ में आ गई। आप चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपने इसका परफॉर्मेंस देख ही लिया है। ठीक है, बढ़िया नंबर आए, 85-88 तक नंबर आए हैं। MP पुलिस में, MP आबकारी में 81 तक आए हैं। ठीक है, तो ये सुपर सिलेक्शन नोट्स का यही कमाल है मेरे भाई। चलो अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा अर्ध विवृत स्वर है, बताइए। 4 आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा इसमें से अर्ध विवृत स्वर है जिसको बोलने में कम समय लगता है। देखो, उ, ए, आ या फिर छोटी ए। सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा ए जो है ये अर्ध विवृत स्वर है। इतना ये बड़ा ए अर्ध विवृत क्यों है वो आइए देख लेते हैं। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, बड़ी ए और बड़ी ओ ये अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख विवृत जो है वो आ से थोड़ा कम खुलता है ना। तो आ से थोड़ा कम अगर खुलता है, विपरीत का क्या अर्थ है, अर्ध विपरीत का अर्थ है कि आपका मुंह आधा सा खुले। बोल करके देखो, ए ए ए, तो आपका मुंह कम खुल रहा है ना। इस वजह से जो बड़ी ए है और बड़ी ओ है ये अर्ध विपरीत स्वर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर से साहित्य का ही प्रश्न आ गया। देखिए प्रश्न है कि भैया अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी MPSI में पूछा है। बताइए, अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है। सूरदास, नंददास, कुंभन दास या फिर परमानंद दास, कौन है भाई। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुंभन दास जी जो हैं इनको कीर्तनकार कवि कहा जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो कुंभन दास अष्टचाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे। ठीक है, सबसे वरिष्ठ मतलब सबसे बुजुर्ग कवि थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए सबसे पहले नियुक्त किए गए थे, इसलिए इनको नियुक्त कीर्तनकार कवि कहा जाता है, कुंभन दास महाराज को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक और प्रश्न करेंगे हिंदी व्याकरण का। व्यंजन संधि का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है। पवन, तद्धित, देवर्षि, सदैव, बताइए कौन सा इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण है। कमेंट बॉक्स में बड़ा बढ़िया से आप कमेंट करते चलेंगे, जो भी प्रश्न आपको आता जाए। ठीक है, चलो आंसर देख लें। सही आंसर ऑप्शन बी, जो तद्धित शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का सही उदाहरण हो जाएगा। कैसे, देखिए, तो तद्धित का संधि विच्छेद करके देखो, तो तत् प्लस हित, ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तद्धित। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तारा और ता क्या होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक है, दिग्गज लिख के देखो, दिग प्लस गज। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, दिग प्लस गज, जो का होता है वो भी व्यंजन होता है। ठीक है, तो जिसमें लास्ट में व्यंजन आए तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो तत् प्लस हित यानी कि तद्धित हो जाएगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जब आधा ता के बाद में हा आता है तो ता का दा हो जाता है। ये नियम भी आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि जब आप हिंदी के नोट्स लेंगे तो ये सारे नियम वगैरह उसमें दिए गए हैं, आप आराम से पढ़ लेंगे। पढ़ करके बढ़िया हिंदी से अपनी नोट्स लेकर के अपने आप को बेस को कवर करना है और यहाँ से आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। चलिए, और अच्छे लेवल के प्रश्न आपको हम करा ही रहे हैं। चलो साहित्य का फिर से प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो मुकुटधर पांडे ने जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में छायावाद शीर्षक से लेखमाला लिख करके इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जबलपुर से इन्होंने श्री शारदा पत्रिका निकाली थी, उसमें एक छायावाद नाम से इन्होंने एक लेख लिखा था, जिसकी वजह से माना जाता है भाई छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। चलिए, वीडियो पसंद आ रही है ना भाई, बता देना कमेंट बॉक्स में। नंबर 6,
भरत मुनि के रस सूत्र में इनमें से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? भरत मुनि ने किसको रस माना ही नहीं है, रस का अंग नहीं माना है। कौन सा भाई? विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव या फिर स्थायी भाव। किसको इन्होंने रस का अंग नहीं माना है? भरत मुनि महोदय ने। चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी, स्थायी भाव को इन्होंने रस का अंग माना ही नहीं है भरत मुनि ने। ठीक है, देखिए तो भरत मुनि का एक सूत्र है, अगर आप इसमें आप देखेंगे तो स्थायी भाव का नाम कहीं पर भी नहीं आता है। भरत मुनि का सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, इसमें आपको देखो विभाव भी मिल रहा है, अनुभव भी मिल रहा है, व्यभिचारी भी मिल रहा है, लेकिन कहीं पर भी आपको स्थायी भाव देखने को नहीं मिल रहा है। इन्होंने स्थायी भाव को अंग माना ही नहीं है रस का। ठीक है, इसमें स्थायी भाव का नाम शामिल नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है भरत मुनि ने स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना है। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? ये भी अभी पूछा गया रिसेंट एमपीएसआई के एपटेक वाले एग्जाम में। तो देखो इनमें से कौन है भैया साकेत के लेखक? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आंसर देख लेते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है इन्होंने साकेत की रचना की है। देखिए साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने ये कहा, देखो भाई सीता के विरह को सबने देखा, क्या नाम है, मीरा के विरह को सबने देखा, राधा के विरह को सबने देखा, लेकिन कभी किसी ने सीता की पत्नी उर्मिला के बारे में बात नहीं की। भाई वन को लक्ष्मण भी तो गए थे, लक्ष्मण जी भी वन को गए थे, तो सीता की सारी बातें लोगों को बताइए भाई, इन्होंने कष्ट सहे, लेकिन सीता से ज्यादा बढ़कर के जो विरह है वो उर्मिला का बताया गया, क्योंकि सीता जी जो है वो राम जी के साथ में थी, लेकिन उर्मिला जी लक्ष्मण जी से दूर थी, है ना। तो उनको क्या विरह पीड़ा रही है, क्या विरह वेदना रही है, उसका वर्णन साकेत नामक जो ग्रंथ है इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना हो जाती है और बार बार पूछी भी जाती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है अनुप्रयुक्त शब्द में प्रयुक्त शब्द का उपग्रह क्या है? तो प्रयुक्त में जो अनुप्रयुक्त है इसका उपग्रह क्या है? ये उपग्रह आ जाता है। उपसर्ग जो है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु लगा है, अन लगा है, आ लगा है या फिर अन आधा ना लगा है? बताइए क्या उपसर्ग लगा है अनुप्रयुक्त शब्द में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन जो उपसर्ग है वो इसमें लगा हुआ है अनुप्रयुक्त शब्द में। ठीक है, देखिए यहाँ अन हलंत युक्त उपसर्ग का प्रयोग उपयुक्त शब्द के साथ में हुआ है, तो अन प्लस उपयुक्त यानी कि अनुपयुक्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 9 नंबर जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या है, ये अन नहीं होना चाहिए, ये वाला अन होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर एक मिनट, अनुपयुक्त, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है ये सही लगा हुआ है, अन ही होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आधा हो जाता ना अनुपयुक्त में तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये अन ही सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, और यही एप्टेक ने भी अपनी आंसर की में माना भी है अनुपयुक्त को ही। अगला, भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? किसने भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा है? चलिए देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। फिर से साहित्य का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने माना भैया भक्तिकाल को स्वर्णयुग? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कहा है। क्या कहा है देखिए, विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं भाई ये जो द मॉडर्न ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ये किसकी किताब है? तो ये किताब किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए 4 बोलियां आपको दी हैं, कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो नहीं आती है? ब्रज, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, बताइए कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है? चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है, ये पूर्वी हिंदी में आती है। देखो एक सूत्र होता है ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो तीनों हैं ये किस में आएंगी? ये आपकी पूर्वी हिंदी में आएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ABC पूर्वी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी कब है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। यानी कि आपकी ब्रजभाषा हो गई, बुंदेली हो गई और आपकी कौन सी कन्नौजी हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए बाकी जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से और जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। और इसका पूरा आपको नोट्स में सब कुछ, इसकी ट्रिक वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। तो देखिए बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC पूर्वी, ऐसे याद रखना, ABC पूर्वी, तो आपको पूर्वी हिंदी की बोलियां याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर में कौन सा अलंकार? इसमें अलंकार पूछा गया है, बताइए श्लेष, यमक, रूपक या फिर अनुप्रास, कौन सा अलंकार है इसमें? कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर,
चलिए सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यमक हो जाएगा, क्योंकि पीर शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर पीर शब्द 2 बार आया है। पहले पीर का अर्थ है संत या फिर वली, और दूसरे पीर का अर्थ है दर्द, यानी कि जो पराये लोगों की जो पीर है, जो दर्द है, उसको संत लोग जान सकते हैं। तो पीर शब्द का जो है अलग अलग अर्थ में, अलग अलग प्रयोग में अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये यमक अलंकार हो जाएगा। एक आपको इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, बार बार पूछते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार वाला, ठीक है ना। तो ये भी आपका कौन सा यमक अलंकार का उदाहरण रहता है, इसको बहुत पूछते हैं, कनक कनक। तो इसको याद करने की ट्रिक भी हमने आपको बताई है। इस कनक कनक की जगह आप यमक यमक कर लीजिए, यमक यमक, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा कि जहां पर भी कनक कनक वाला उदाहरण आए तो समझ लेना वो यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? अवधी में, ब्रज में, मैथिली में, खड़ी बोली में। तो विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में की है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी में लिखी, लेकिन विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी है। कहीं आप कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो रामचरितमानस को उन्होंने अवधी में लिखा था, लेकिन कवितावली और विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको मानते हैं? गोदान को, परीक्षा गुरु को, चंद्रकांता को, तितली को। आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए कि ये जो गोदान है ये किसका उपन्यास है भाई, किसने इसको लिखा है गोदान को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हालांकि इसकी एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाई है, वो भी डाल देंगे आज, ठीक है। एआई से बनाई हुई वीडियो है, तो बताना। फिलहाल आप बताइए भाई गोदान जो है वो किसने लिखा है। तो आप इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को लाला श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है, और इसको क्या मानते हैं हम? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु जो 1882 में लिखा गया, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इसको माना है। चलिए अगला देखिए, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। अनु प्लस आय होगा, अन प्लस वय होगा, अनु प्लस आय होगा, या फिर अन्वय प्लस यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनु प्लस आय मिलकर के अन्वय हो जाता है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। नियम के अनुसार जो छोटा ऊ होता है, छोटा ऊ और आ मिल करके आधा वा बन जाते हैं, इसलिए ये अन्वय हो जाएगा। अनु प्लस आय मिल करके क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। तो यहाँ इसमें छोटा ऊ आ रहा है ना, अनु में छोटा ऊ आ रहा है प्लस आ, ये दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं? वा में बदल जाते हैं, इसलिए क्या बन जाता है? अन्वय बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीत काल को अलंकृत काल ये किसने कहा है? तो रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा भाई? चार ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर रमाशंकर शुक्ल, जिन्हें हम रसाल भी कहते हैं। क्या हो जाएगा बताइए। और अच्छा एक बात आपको याद है, रसाल किसका पर्यायवाची है? तो रसाल ये आम का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना, ठीक है। रसाल आम का पर्यायवाची होता है। बताइए। सुखप्री जो है वो भी आम का ही पर्यायवाची होता है। तो रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने रीत काल को अलंकृत काल कहा है। देखिए तो मिश्र बंधुओं ने रीत काल की सजावट और अलंकारों की प्रधानता के कारण इसे अलंकृत काल कहा है, रीत काल को। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए। तत्सम जानते हैं? तत्सम ऐसे शब्द होते हैं, तो क्या कह रहा है? तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, यानी कि जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, बिल्कुल चेंजमेंट नहीं लाया अपने अंदर, इसको हम तत्सम कहते हैं। यानी जैसे वो पहले इस्तेमाल में लाए जाते थे, संस्कृत से जैसे कि तैसे उठा करके हिंदी में रख दिए गए हैं, उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? तद्भव, तद्भव होता है भाई जिन्होंने खुद को बदल लिया हो, है ना। तो पहले संस्कृत में कुछ और बोले जाते थे, जब वो हिंदी में आए तो उन्होंने अपने रूप को बदल दिया, तो उनको हम तद्भव कहते हैं। तो तद्भव और तत्सम में अंतर समझ में आ गया। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। अग्नि, आग, सूरज, हाथ। सही आंसर अग्नि हो जाएगा। देखो संस्कृत में आग को अग्नि कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये अग्नि हिंदी में आई, हिंदी में जैसे ही ये आई, तो हिंदी में इसने अपना रूप चेंज करके आग कर लिया, ठीक है ना। तो अगर आग लिखा हुआ मिल रहा है तो ये आपका तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने रूप को चेंज कर लिया है। और अगर आपको अग्नि लिखा हुआ मिल रहा है तो अग्नि क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तत्सम शब्द अग्नि है, और अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो सूरज है ये सूर्य का तद्भव है, ठीक है। और हस्त का तद्भव, हस्त, इसको संस्कृत में हस्त कहते थे, जिसको अब हम क्या कहते हैं? हाथ कहते हैं। तो ये भी आपको कोरिलेट कर लेना है। देखिए तो अग्नि शब्द संस्कृत का मूल शब्द है आग, सूरज और हाथ, जिसे हम सूर्य कहते थे, सूर्य इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। इसका हस्त तत्सम हो जाएगा, हस्त का हाथ हो गया, सूर्य का सूरज हो गया, ठीक है। तो ये सारे तद्भव शब्द हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है बताइए? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, निराला, या फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या है, अज्ञे। तो बताइए कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा? ये भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने जो है कुरुक्षेत्र महाकाव्य लिखा है। तो दिनकर जी ने महाभारत के प्रसंग के माध्यम से युद्ध और शांति की समस्या पर यह विस्तृत महाकाव्य लिखा है। कुरुक्षेत्र इसका नाम है। अंधा युग, ठंडा लोहा, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की ये रचनाएं हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि अंधा युग धर्मवीर भारती, अंधा युग धर्मवीर भारती की है, ठंडा लोहा जो रामधारी की है। देखिए अंधा युग किस विधा की रचना है? उपन्यास की, गीत नाट्य की, कहानी की, निबंध की। तो बताइए अंधा युग किसकी रचना है? किस उसकी रचना है, मतलब किस टाइप की रचना है? तो ये गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य है अंधा युग। देखिए धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग एक कालजयी गीत नाट्य है जो महाभारत के अंतिम दिन की कथा का वर्णन करता है। यानी जब महाभारत का अंतिम दिन था, जब चारों तरफ जो है सब ही सब पड़े हुए थे, कौरव के सारे कौरव मारे गए थे ना, तो अर्जुन को बहुत ग्लानि हो रही थी। तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी से जो बातें की हैं, श्री कृष्ण जी ने पांडवों को जो समझाया है, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। किसमें? अंधा युग में बताई गई है। धर्मवीर भारती जी के द्वारा इसको लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव जानते हैं, जब किसी शब्द के आगे अव्यय कौन होते हैं? उपसर्ग होता है। उपसर्ग अगर आगे लग जाए तो हम उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। कौन सा इसमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा? नवग्रह, यथाशक्ति, पीताम्बर, या फिर राजपुत्र। कौन सा होगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यथाशक्ति। शक्ति में यथा जो उपसर्ग है ये इसमें लगा दिया गया है। तो जहां पर भी उपसर्ग अगर आपको लगा हुआ मिल जाए तो समझ लेना ये क्या हो जाएगा, ये आपका उदाहरण हो जाता है अव्ययी भाव समास का। देखिए यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार होगा। इसमें यथा अव्यय है और पहला पद प्रधान होता है, इसलिए ये आपका अव्ययी भाव का उदाहरण हो जाएगा यथाशक्ति। कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 20 नंबर। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। देखिए तो शुक्ल जी ने इस काल में गद्य की प्रधानता और विकास को देखते हुए इसे गद्य काल कहा है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट था। बताइए कैसा लगा? सारे प्रश्न आपको स्पेशल मिले हैं, ठीक है ना, जिसमें साहित्य के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रखी है हमने, क्योंकि साहित्य पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एपटेक के द्वारा। आपको भी साहित्य को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके प्रश्न मतलब कि PDF प्राप्त कर लेने हैं, नोट्स सारे प्राप्त कर लेने हैं। जो लोग QR से पेमेंट नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, इस पर मैसेज करेंगे कि सर आप अपना फ़ोनपे नंबर दे दीजिए, तो आपको फ़ोनपे नंबर मिल जाएगा। आप फ़ोनपे पर पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अभी से तैयारी में लग जाइए, तभी आपकी नैया पार हो पाएगी मेरे भाई, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगी। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको क्लास की लिंक जो है तुरंत मिल जाती है ना। बाकी क्लास की PDF आपको नोट्स वाले ग्रुप में ही मिलेंगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए, और ये नोट्स का क्या फ़ायदा है वो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। 85 ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 81 इन्होंने आबकारी में लाए हैं, 85 इन्होंने MP पुलिस में लाए हैं। बाकी हमने शॉर्ट वीडियो भी डाली हैं, आप जा करके देख भी सकते हैं। 80 नंबर तक, 80, 81, 85, 88 यहाँ तक भी नंबर लोगों के देखने को मिले हैं। और लगातार हमारे पास से मैसेज आ रहे हैं, 200 के प्लस लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारा रिटन क्वालिफाई हो चुका है, हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो रिटन की जिम्मेदारी हमारी है, फिजिकल की जिम्मेदारी आपकी है ना। तो रिटन में जितना ज़्यादा आप नंबर खींच लेंगे उतना कम मेहनत आपको फिजिकल में करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगले सब्जेक्ट के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।